जन्म के आधार पर ब्राह्मणों के अंदर कुछ ब्राह्मणों के मन में है कि जन्म के कारण ही मैं श्रेष्ठ हूँ। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का ये अहंकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसीलिए हमारा विशेषाधिकार है कि हम जो कहेंगे सो ही कानून है। तो डॉक्टर लोहिया कहते थे, ऊंची जाति के गरीब जिस दिन अपने जाति के संपन्न लोगों से रिश्ता तोड़ लेगा, उसी दिन भारत में ऊंची जाति के युवा वर्ग क्रांति करेगा। जब तक समाज के कुछ व्यक्ति, कुछ समूह, कुछ जाति के हाथ में विशेषाधिकार है, तब तक लोकतंत्र नहीं है। तब तक उसको सामंतवादी कहिए, राजशाही कहिए। लेकिन जो राम के पूजने वाले हैं, राम नाम जपने वाले हैं, वो राम के नाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राम के काम और चरित्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जाति का आधार रोटी नहीं है, जाति का आधार बेटी है। बेटी समाज की नहीं मानी जाती है, बेटी देश की नहीं मानी जाती है, वो बेटी जात की मानी जाती है। साफ कहो कि हम हिंदू एक हैं, हमारी सबकी बेटी एक है, और सब हिंदू समाज के अंदर बेटा बेटी की शादी करेगा, जाति के बंधन को तोड़ेगा। ये कहने की हिम्मत आज हिंदुस्तान में न किसी संगठन में है, न किसी संस्था में है, न किसी सरकार में है, न किसी राजनीतिक दल में है तो केवल हुकुमदेव नारायण यादव के। आबादी 85%, ओबीसी एससी 15% आबादी से भीख मांगने की भूमिका में है। संविधान ने सबको बराबरी का वोट का अधिकार दिया है। वोट की चोट से ये संगठन सारे के सारे किसी न किसी के पिछलग्गू तो बने हुए हैं ना। ये 85% आबादी अपने हक क्यों नहीं ले पाई, याचक की भूमिका में क्यों है? प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हुकुमदेव नारायण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जाने माने किसान नेता, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। और आज का हमारा विषय है आरक्षण। इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के भी बात करेंगे, आरक्षण की क्यों जरूरत पड़ रही है इस पर भी बात करेंगे, और कुछ लोग क्यों चर्चा करते हैं कि बार बार आरक्षण की बैसाखी किस लिए चाहिए, आरक्षण क्यों चाहिए। कुछ आलोचक हैं आरक्षण के, कुछ समर्थक हैं, और जिन्होंने आरक्षण को लेकर के बहुत बार अपनी बात संसद में रखी है, सदन में बड़ी गंभीरता के साथ अपनी बात कही है, बताया है कि क्यों आरक्षण जरूरी है समाज के लिए। लेकिन हम सब विषयों पर एक एक करके बात करेंगे। आरक्षण को लेकर के विस्तार से आज बात करेंगे, चर्चा। सबसे पहले तो हुकुमदेव नारायण यादव, आपका एनजेपी के स्टूडियो में स्वागत है। आप जब भी रेवाड़ी आते हैं हम आपको पकड़ लेते हैं, या दिल्ली चले जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो धन्यवाद आपको और आपके श्रोताओं को, आपके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद। आरक्षण की जरूरत, युवाओं को नौकरी में, संसद और विधानसभा में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, इस मूल प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। इसके बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं इस देश के युवाओं से, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से, अध्यापकों से, और जितने समाज के चेतन वर्ग हैं किसी भी जाति के, उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ऐसे विषय पर चर्चा करते समय वो अपने को जन्म और जाति के अहंकार से मुक्त कर ले। जी। जब तक वो जन्म और जाति की अहंकार की श्रेष्ठता से पीड़ित रहेंगे, जी, तब तक रंगीन चश्मा से सूर्य का प्रकाश स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। जी। तो ये जन्म आधारित जो अहंकार है श्रेष्ठता का और किसी के निकृष्टता का, जब तक ये चश्मा आंख से उतरेगा, निकृष्टता का तो अहंकार कहाँ से रहेगा, वो तो जब तक ये चश्मा नहीं उतरेगा, जी, तब तक उनको जातिगत अहंकार का, जातिगत अहंकार, और उसी के अंदर छिपा हुआ है सामूहिक स्वार्थ। एक श्रेष्ठ भाव जो आप बता रहे हो। हाँ, सामूहिक स्वार्थ। जी। तो उससे मुक्त। एक चीज और लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जी, कि संविधान के जो प्रियम्बुल हैं उनके 3 शब्द पहले पढ़े, इक्वलिटी, जी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी।
जी जी ये 3 शब्द है महत्वपूर्ण। समानता समानता, जी 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 समानता, जी जी इक्वलिटी, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता और वो भाईचारा। सारी आ गई उसमें। भाईचारा, जी जी परस्पर जी जी परस्पर प्रेम। जी जी तो ये 3 आधार जब है लोकतंत्र के, जी तो हर विद्वान, जो लोग राजनीतिक दल में हैं, जी किसी विषय पर चर्चा करते समय उनके दृष्टि में ये 3 शब्द रहना चाहिए कि हम जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं, क्या इसमें इक्वलिटी है, जी जी क्या इसमें लिबर्टी है, क्या इसमें फ्रेटर्निटी है, ये जी। तीनों है या नहीं है। जी जी अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। जी जी अगर ये नहीं उद्देश्य, ये तीनों उद्देश्य एक साथ समरूप से जी जी अगर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जी तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र का बुनियाद उस देश में या उस समाज में कमजोर है। जी जी तो पहले लोकतंत्र के बुनियाद को मजबूत करें, नंबर 1। जी दूसरा है कि ये जो आरक्षण शब्द जी अलग है। ये संविधान में जो विद्वान लोग बैठे थे उन लोगों के लिए यह शब्द आया अपने से कैसे निकला, लेकिन हम समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जो लड़ते थे, हम जी। आरक्षण नहीं कहते थे, हम कहते थे विशेष अवसर। विशेष अवसर। दो समाज में दो हैं, एक है विशेषाधिकार प्राप्त, एक है विशेष अवसर। विशेषाधिकार जब तक है जी जी तब तक विशेष अवसर की आवश्यकता है। हम्म, एक है जिनको जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, पद के आधार पर विशेषाधिकार है। जी जी एक है जो जन्म के आधार पर, अब पद तो है ही नहीं उसको, धन तो है ही नहीं, जी जी तो जो निर्धन है, निर्बल है जी जी और सब कुछ हीन है, जी जी तो ऐसे वर्ग जो संख्या ज्यादा है। जी जी अब लोकतंत्र का आधार पहले है समता, तो जी जब तक उसको हम बराबरी में नहीं लाएंगे तब तक जी। लोकतंत्र तो है नहीं। जी जी तब लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र के नाम पर कोई और तंत्र है, राजतंत्र भी है, अफसर तंत्र भी है, कोई नाम रख दीजिए, लेकिन भारत में अभी सही मायने में लोकतंत्र जी नहीं है। जब तक समाज के कुछ व्यक्ति, कुछ समूह, कुछ जाति के हाथ में जी जी विशेषाधिकार है, तब तक लोकतंत्र नहीं है। तब तक उसको सामंतवादी कहिए, राजशाही कहिए। जी जी लोकतंत्र का राजशाही, लोकतंत्र में राजशाही, लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र में जातशाही, लोकतंत्र में स्वार्थशाही, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, लोकतंत्र में लूटतंत्र, ये सब उसमें समाहित हो जाते हैं। जी जी अब इतनी चीजों से मुक्त करना है समाज को, जी कठिन काम है। जी। इसमें अलग अलग रास्ता बुद्ध ने बताया, महावीर ने बताया, कबीर ने बताया, वाल्मीकि ने रामायण में लिखा, राम ने अपने जीवन में, राम ने समता समाज का को स्थापित करने का सबसे व्यवहारिक कोई उदाहरण है तो राम के चरित्र में है। जी जी राम के चरित्र में। लेकिन जो राम के पूजने वाले हैं, राम नाम जपने वाले हैं, जी जी वो राम के नाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन राम के काम और चरित्र के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आवश्यकता है राम का चरित्र। जी जी राम अपने चरित्र को समाज के अंदर सर्वग्राह्य बनाने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति को सहते हैं। जी जी सहते हैं, लेकिन आज नहीं है। राम राजगद्दी को छोड़ते हैं, जी अब वन में जाते हैं। तो जब तक राजा के राम है तब तक दशरथ नंदन श्री राम है, अयोध्या के राजा राम है। लेकिन जिस दिन ये तीनों सन्यासी बन करके सब कुछ छोड़ के निकलते हैं जी राजपुत्र से, जब वो सन्यासी के रूप में निकलते हैं छोड़ के, जी जी तो उस समय 3 हैं जी और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो सब कुछ, न राजा है, न धन है, न संपत्ति है, न पद है, न प्रतिष्ठा, कुछ नहीं है। जी लेकिन 14 वर्ष के बाद जब वो तीनों लौटते हैं तो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करके मानव राज से भगवान राम बन के आते हैं। मानव राम
भगवान राम बन राजा राम से भगवान राम बन के आते हैं। जी जी तो जब तक वो बड़े लोग जितने, जिनको मैं कहता हूँ निहित स्वार्थी, जी जी जिनको जन्म का अहंकार है, धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, जी जी संगठन का अहंकार है, अपने संप्रदाय का अहंकार है, अपने धर्म का अहंकार है, तब तक किसी भी रूप में अहंकार है, खुद के श्रेष्ठ श्रेष्ठता होने का का भाव है। जब तक उनके अंदर किसी रूप में अपनी श्रेष्ठता का भाव है, तब तक आरक्षण जरूरी तब है। तक वो राम का नाम लेने के अधिकारी भी नहीं है, जी जी नहीं अधिकारी है। हाँ, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। तो पहले अधिकारी कौन है? तो जब राम लौट के आए भगवान बन के, तो उनको भगवान कौन बनाता है? भगवान बनाता है केवट, भगवान बनाता है निषाद राज, भगवान बनाते हैं जंगल के ऋषि मुनि, भगवान बनाते हैं वाल्मीकि, भगवान बनाते हैं अगस्त, भगवान बनाते हैं सुतीक्षण, भगवान बनाते हैं माता सबरी, और भगवान बनाते हैं उस जंगल के सर्वसाधारण, उपेक्षित, उपहासित, पीड़ित, प्रताड़ित समाज के जो लोग हैं, वो उनको भगवान बनाते हैं। तो जो राम को मानव से भगवान बनाने वाला है, और राम जब अयोध्या के राजा बनते हैं, तो भगवान बनाने वाले का तो कहीं नाम भी नहीं आता है इतिहास में। इतिहास में मैं आपको जो कहता हूँ, मैं आज कह रहा हूँ कि जब राम मंदिर का था, मोदी जी के आया के शिलान्यास करने का, मैंने प्रधानमंत्री को यही सब में पत्र लिखा कि राम को भगवान बनाने वाले जो लोग थे, जब तक अयोध्या में राम के साथ साथ उनकी भी मूर्तियां नहीं लगेगी, तब तक वो राजा राम रहेंगे। लेकिन जब उनके साथ उनको भगवान बनाने वाली की मूर्तियां लगेगी, तब तो वो भगवान राम होंगे। जी जी किन की चाहते थे आप? वो लगे हैं बहुत से, जैसे वाल्मीकि के नाम पर हवाई अड्डा का नाम पड़ा। जी जी एक बहुत बड़ा जो भोजनालय है सबके गरीबों के लिए, उसका नाम माता सबरी भोजनालय पड़ा। जी जी उनके बाद बगल में ये जटायु जी हैं कि हनुमान जी हैं, केवट है, यहाँ तक कि वो जो गिलहरी है, गिलहरी जी जी जिसको ये, वो गिलहरी की भी मूर्ति है वहाँ। अभी जो गए थे, तो उसके साथ कई मूर्तियों को, उनके साथ वाले को वहाँ स्थापित किया गया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। और जिन लोगों ने राम को, अब वो प्रसंग जो है मेरा, आप राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, और मैं एक जर्नलिस्ट के नाते फिर मेरे मन में जरूर आएगा, लेकिन आज तो राम जन्मभूमि पर चंदा चोरी का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, बदनाम है पूरा क्षेत्र जो है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया था आरक्षण, विशेषाधिकार, अब मैंने कहा विशेषाधिकार बना विशेष अवसर। जी जी मैंने उस प्रसंग में चर्चा की है। जब भगवान राम कृष्ण शिव किताब जब डॉक्टर लोहिया लिखते हैं, तो उस आधार पर मैंने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने लिखा कि राम कृष्ण और शिव ये भारत के केवल त्रिदेव नहीं है, ये भारत के जन जन और कण कण में रमे हुए हैं। उत्तर से दक्षिण तक की सीमा राम निर्धारित करते हैं, और पश्चिम से पूर्व तक की सीमा कृष्ण निर्धारित करते हैं। राम और कृष्ण द्वारा जो उस समय निर्धारित सीमा है भारत की, आज भी भारत का भूगोल वही है भारत का भूगोल। तो हम राम को कहाँ है भारत का भूगोल, वही थोड़ा सा व्याख्या करेंगे इसके लिए। कृष्ण चलते हैं द्वारिका से, जी, गुजरात के द्वारका से चलते हैं, सबसे पश्चिम में है जी, समुद्र के किनारे। अब वहां से चल के जाते हैं वो कामरूप जिसको कहते हैं, असम। वो जो 7 सिस्टर स्टेट है, उस समय पूरे का नाम था कामरूप प्रदेश। तो कहाँ कामरूप तक जाते हैं, वहां तक मेघालय के परमिला, उल्पी, चित्रांगदा, ये 3 राजपुत्रियों से अर्जुन के विवाह हुए थे, और तीनों के महाभारत में लिखा हुआ है। तो कृष्ण की यात्रा समुद्र के पश्चिम से शुरू होती है, अब पूरब तक जाती है, पूरब की सीमा तक। और डॉक्टर लोहिया ने उसी प्रसंग में लिखते हुए कहा कि शायद त्रिकालदर्शी ने यह सोचा होगा कि कभी आने वाले भारत में पश्चिम और पूर्व से ज्यादा खतरा रहेगा, इसलिए उसने पश्चिम से पूर्व की सीमा को मजबूत करने का प्रयास किया होगा। और आज जो कुछ भी है भारत में घटनाएं घटित होती हैं, तो पश्चिमी सीमा को और पूर्वी सीमा को इतिहासकारों को देखना चाहिए
खतरा कहाँ सबसे ज्यादा है। और राम जनकपुर से चलते हैं तो रामेश्वरम तक जाते हैं, सबसे उत्तर हिमालय में और सबसे दक्षिण रामेश्वरम। तो हम मेरा आप पौराणिक ग्रंथ के आधार पर, आप कई बार कहते हैं पौराणिक ग्रंथ रहे हैं, इनमें बातें हैं, बहुत सारी कवि की कल्पनाएं भी है, मेरा भी ये मानना रहता है कवि की कल्पनाएं भी है। आपने बताया फिर जो अखंड भारत की बात करते हैं, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान उसमें था, फिर उसमें बांग्लादेश था, फिर ये सब चीजें तो नहीं आती उसमें? नहीं, दो इतिहास है जी। हम मानते हैं दो इतिहास, एक है भौगोलिक इतिहास, एक है सांस्कृतिक इतिहास। जी। मैं अभी भौगोलिक इतिहास की बात कर रहा हूँ। जब तो भौगोलिक इतिहास में तो हमारा भारत वही द्वारका उधर गुजरात से कामरूप असम, वही है। उत्तर में नेपाल, 7 सिस्टर्स जो है, उत्तर में नेपाल, जी, दक्षिण में रामेश्वरम। जी। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते हैं जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, भूगोल, जी सांस्कृतिक, तो कहते हैं कि हमारा, वो भी लिखे हैं कि हमारा तो सांस्कृतिक इतिहास अफगानिस्तान तक जाता है। जी। तो सांस्कृतिक तौर पर एक भराना नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो जी ये सब सांस्कृतिक, इंडोनेशिया का बाली तक भी मेरे ख्याल से बाली में जो है, ये सब सांस्कृतिक एकता वाले। चलिए, हमारा मूल विषय रह जाएगा, हम बीच में आगे आरक्षण पर जो है आइए आप, तब विशेष अधिकार। इसीलिए जी, कि आपके घर में कोई बीमार है और डॉक्टर उसको कहता है कि इनको विशेष भोजन चाहिए, जी, तो उनको विशेष प्रकार का भोजन देते हैं। लेकिन जब वो तंदुरुस्त हो जाता है, जी, तब उसको डॉक्टर द्वारा निर्धारित भोजन नहीं मिलके परिवार के जो भोजन है वही भोजन देते सब जो खाते हैं वो विशेष में नहीं मिलता है। जी। उसी तरह डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जन्म के आधार पर, अर्थ के कारण जो आदमी समाज में कमजोर है, जी, उसको तब तक विशेष अधिकार, तब तक विशेष भोजन की आवश्यकता है जब तक कि वह पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए। क्लियर हो गई बात। और जब वो पूर्ण स्वस्थ हो जाए, जी, तो उसी तरह उसका भोजन बंद होना चाहिए जैसे उस बीमार का भोजन हो जाता है। नहीं तो कोई बीमार कहे कि हमको तो डॉक्टर बताए हुआ है, तो जब तक समाज की सोच नहीं बदल पाती तब तक आरक्षण जरूरी है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देना जरूरी है। ये भी इसमें जरूरी है जी, कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद जो कोई संपन्न हो जाए, स्वस्थ हो जाए, जी, उनको उस आरक्षण से वैसे ही अलग हो जाना चाहिए जैसे बीमार का भोजन अलग नहीं रहता है, सामान्य लोगों के साथ है। जी। तो जो भी पिछड़े हों या दलित हों, जी, अगर आरक्षण पाने के बाद जब वो ऊपर वाली श्रेणी में चले गए तो वो स्वस्थ समाज में चले गए। मैं यहाँ आपकी एक बात काटूंगा, जो आप जिस आधार पर कह रहे हो, आर्थिक रूप से तो संपन्नता आ जाएगी जो, लेकिन जो समाज के भीतर कचरा भरा है आज भी, जो है, जो श्रेष्ठता का भाव भरा है, वह तो खत्म नहीं होता एक पीढ़ी में। वो तो 5-7 पीढ़ियां जब तक नहीं आएंगी, जब तक भी उसकी स्वीकार्यता सोसाइटी में होती नहीं है। आज आप देख लीजिए, कोई भी आदमी आप देखोगे वो श्रेष्ठ भाव से ग्रस्त है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य, उसमें श्रेष्ठ भाव आएगा। ओबीसी एससी का जो सोसाइटी है उसको हीन भाव से देखते हैं, आज भी आप देख लीजिए। ये दोनों आप कह रहे हैं वो भी सही है जी, ये भी सही है जी, कि अपने ही जात के संपन्न और समृद्ध लोग होते हैं जिनको मैं राजवंशी कहता हूँ, जी, उन्हीं के दरवाजे पर उन्हीं के उन्हीं के जात के गरीबों की हैसियत वही है जो ब्राह्मण के दरवाजे पर जो अनुसूचित जाति की हैसियत है वही हैसियत है। तो इसलिए कि अर्थ के आधार पर, और जिसको मैं कहता हूं, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक दोनों देखो, जी, कि अर्थ के आधार पर बराबरी आने के बाद भी ये आर्थिक गैर बराबरी है वो बनी रहती है, चाहे जात में हो। आज भी जात के जितने नेता हैं, जी, जाति के नाम पर, मैं कह रहा हूं जाति के नाम पर, चाहे रामविलास पासवान का परिवार हो, कुशवाहा का परिवार हो, किसी का भी हो, लालू का हो, चाहे मुलायम का हो, किसी का हो, जात के नाम पर जो भी हो जी, उसे पिछड़ा हो या ये अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो या किसी जाति के हो, जी, जात के नाम पर जहां कहीं भी कोई नेता बने हुए हैं, जी, वो उसी तरह से सामंतवादी चरित्र को प्रदर्शित करते हैं जैसे जन्म के आधार के कारण उच्च जाति के लोग
ब्राह्मण क्षत्रिय करते रहे। करते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश में ले लो, सुहेल पार्टी हो कि निषाद पार्टी हो, जी। और जात के नाम पर जितनी पार्टी बनी है वो सब का चरित्र सामंतवादी है, व्यक्तिवादी है और परिवारवादी है। मैं बीच में रोक करके एक बात पूछना चाहूंगा, मेरे मन में जिज्ञासा आई। अभी पिछले सप्ताह की बात है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है यहाँ रेवाड़ी में, एक सूचना आई, हमको बड़ा दुख हुआ मुझे तो, कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। 18 करोड़ रुपए मंजूर हुए एससी छात्रावास के लिए। क्या आज के दिन सभ्य समाज में इस तरह अलग से छात्रावास, ये तो वही हो गया कि इनको अलग थलग रखना है, इनकी गुआड़ी अलग बनानी है, इनके प्लाट अलग काटने हैं, इनको वो कॉलोनी अलग से बसानी है। मुख्य धारा में कैसे आएगा इस तरह का जो एक छात्रावास आप बना रहे हो अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पर? ये तो बहुत बुरी बात है। जो है, आप मुझे मेरी बात को काट सकते हो, गलत ठहरा सकते हो। नहीं जी, मैं जो कह रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया जो कहते थे जी, आप जो कह रहे हैं उसी को यह प्रमाण सिद्ध करता है। जी, यह प्रमाण सिद्ध करता है जी, कि आप जब तक इस तरह की व्यवस्था है इसको तोड़ो। तो मैं ये बताऊंगा उपसंहार में जी, कि इसके कारण बताओ। जी, तो लोग कहते हैं कि जाति के सूचक न लिखो, तो जाति के सूचक न लिखो, उपशब्द शर्मा, वर्मा, यादव ये सब न मत लिखो। लेकिन क्या इससे जातियां मिट जाएगी? ये पाखंड है। पाखंड नहीं मिटेगा, ये पाखंडी लोगों का काम है। जी, जी, ये तर्क देना। जाति का आधार आप बराबर, मैं पब्लिक मीटिंग में जीवन भर करते रहा हूं, आज भी करता हूं। जाति का आधार रोटी नहीं है, जाति का आधार बेटी है। जी, जी, कौन किसके घर रोटी खा रहा है आज वह गौण प्रश्न है। जी, क्योंकि रोटी के मामले में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, पूछ सकता है। चाहे किसी होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, घर जाइए, सार्वजनिक जगह पर जाइए, या अपने यहाँ निमंत्रण देके आप गांव भर के लोग को बुलाइए, तो आप नहीं कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग रुक जा पहले ब्राह्मण को खिलाते हैं। हाँ, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। तो जब मान लीजिए जाति सूचक शब्द कहना और जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेद मिटना, ये भगवान बुद्ध से लेके और सभी संत महात्मा कहते आए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को होई, लेकिन नहीं मिटा पाए। जिस दिन संसद से छुआछूत निवारण कानून बन गया, जी, जी, वो कानून के भय से सब अपना हाथ पैर समेट लिए। जी, जी, कानून बन गया कि इसका ये जो ऐसा व्यवहार करेगा उस दंडनीय अपराध है। जी, जी। तो रोटी के मामले में जाति मिट गई, यह बहस आज के लिए निरर्थक है। बेटी के मामले में आज भी कायम है। बेटी के मामले में आज भी कायम है। अगर किस जात की बेटी के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ है, या किस जात के बेटी के साथ कुछ अन्यायपूर्ण काम हुआ है, जी, जी, इससे सारे समाज का मतलब कम रहता है, उसी जाति विशेष के लोगों के अंदर उसकी ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए जाति बनी हुई है कि वो बेटी समाज की नहीं मानी जाती है, बेटी देश की नहीं मानी जाती है, वो बेटी जात की मानी जाती है। बहुत गलत बात है, जात की मानी जाती है। जब तक ये बेटी को जाति के रेखा से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक न जाति मिटेगी और न ये हिंदुस्तान का जन्म होगा। तब जब तक आप बेटी को जन्म और जाति के कटघरे में कैद किए हुए हैं। अभी मुझे आरक्षण पर बातें करनी है, सवाल आने हैं। यही तो जब ये बेटी की शादी हिंदू समाज के अंदर जो अपने को सनातनी कहते हैं, गर्व करते हैं, तो उन सभी सनातनियों से, हिंदुओं से कहता हूं कि जब अपने हिंदुत्व पर और सनातन पर गर्व करते हो, तो फिर इसके अंदर ये जाति की प्रथा बेटी के नाम पर जड़ रखे हुए क्यों? साफ कहो कि हम हिंदू एक हैं, हमारी सबकी बेटी एक है, और सब हिंदू समाज के अंदर बेटा बेटी की शादी करेगा, जाति के बंधन को तोड़ेगा। ये कहने की हिम्मत आज हिंदुस्तान में न किसी संगठन में है, न किसी संस्था में है, न किसी राजनीतिक दल में है, सरकार में है, न किसी राजनीतिक दल में है तो केवल हुकुमदेव नारायण यादव का अभी भी संसद से लेकर बाहर तक बोलता है। इसलिए कि हम समझते हैं कि इसी से हिंदुस्तान
महाशक्ति बनेगा और इसी के करने से हिंदुस्तान विश्व गुरु के तक जाएगा। इसी में हिंदुत्व की एकता है, इसी में हिंदुत्व की शक्ति है। अच्छा। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, एससी को भी आरक्षण दिया गया। ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, 27% भी मिला नहीं है, कागजों में दिया गया है। उच्च पदों पर जो बैठे हैं वहां पर जो सेक्रेटरीज के लेवल पर हम बात करें, चीफ सेक्रेटरीज के लेवल पे बात करें, कैबिनेट सेक्रेटरीज की लिस्ट देखें आज तक की भारत सरकार की, तो आप पाएंगे जाति विशेष का कब्जा है। ओबीसी एससी को तो दर्शन नहीं होते, वहां कभी कभार 6% भी संख्या नहीं है। कई बार कांग्रेस की तरफ से भी आवाज उठती है, दूसरे दलों की तरफ से भी आवाज उठती है। 27% भी आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है? बहुत सालों से कई सरकारें आई, कई सरकार चली गई, नियत क्यों नहीं है? जो संविधान में दिया हुआ है वह भी क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो आप कह रहे हैं जी, मैं निष्पक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से, राष्ट्र हित में कह रहा हूं, ना मैं किसी दल हित से और न किसी धर्म हित से मैं कब बोलता हूं। जी। पार्लियामेंट के अंदर सभी दल वाले कहते हैं महिला को 33% आरक्षण दो जी। 33%। महिला तो 50% है, बराबर है ना। जी। तो न कोई राजनीतिक दल में न कोई नहीं बोलता है, विद्वान से लेकर सब, कि भाई जब 50% है तो 33% क्यों? और न महिला में कोई बोलती है कि हम 50% है तो 33% क्यों? हाँ, तो महिला 50% है तो 50 महिला में भी ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ढोल बजाने में खुश है, हमको मिठाई मिल गई। और वैसे भी एक बात है, दाता की भूमिका में पुरुष कब से आ गया? अब और क्यों आ गया? यही जो मैंने आपको कई स्टूडियो में कहा था जी। कि डॉक्टर लोहिया कहते हैं स्वामी भाव और दास भाव। जी। पुरुष समाज स्वामी भाव में है, मैं जाति नहीं कह रहा हूँ। जी। पुरुष समाज अपने को स्वामी भाव समझता है, दाता की भूमिका, महिला दास भाव में। जी। दास भाव मतलब वो मांग रही है। हम उनको कहते हैं अरे बड़ी कृपा कर रहे हैं, 33% तुमको दे रहे हैं, तुम पर कृपा कर रहे हैं। तो जब तक लोकतंत्र में एक कृपा के पात्र बने रहेंगे और एक दाता के, बड़ी काम की बात कही, दाता बन के बने रहेंगे, तब तक लोकतंत्र कहाँ है? तब तक समानता कहाँ है? तब तक स्वतंत्रता कहाँ है? उस पुरुष समाज में है, तब तक भाईचारा कहाँ है? आपके ही तीनों शब्द बता रहा हूँ संविधान के। तो ये संसद में ऊंची जाति भी है, पिछड़ी जाति भी है, अनुसूचित जाति भी है, पक्ष भी है, विपक्ष भी है। कोई आदमी आप निकालिए कि किसी के या कोई देश भर में महिला संगठन है जिसने ये आवाज उठाई हो कि 33% क्यों? हम 50 हैं तो 50 क्यों नहीं? हम भिखारी नहीं है, भीख नहीं चाहिए। और ये ओबीसी वाले 50+ होकर के 27% क्यों मांगते फिर रहे हैं? तो ये नहीं कहीं कोई आवाज है। जी। ये बताता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पुरुष समाज स्वामी भाव में है और महिला दाता भाव में। अब अगर संपूर्ण समाज के आधार पर देखिए, महिला पुरुष सब के आधार पर, जी। तो जो सवर्ण समाज हैं जी, वो अपने को कहते हैं कि हम दाता हैं, हम स्वामी हैं और तुम दास भाव में हो, क्योंकि हम निर्णय करेंगे कि तुमको कितना मिलना चाहिए। जो आपने कह रहे थे ना कि इतनी आबादी तो 50%, उसमें भी 26%, वो भी नहीं सही है। तो वो कहता है जो कुर्सी पर बैठा है प्रशासक, शासक माने MP MLA MP, ये मंत्री प्रधानमंत्री सब शासक हैं, या प्रशासक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है वो। जी। जिसको कहते हैं प्रशासक। मैं हिंदी शब्द बोल रहा हूँ। एक और जोड़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि 50% से ज्यादा नहीं। अब आइए सबको कहता हूं, तो एक है प्रशासक, जी, एक है शासक, एक है शासित। जी। तो शासक अगर संसद चाहता भी है, जी, तो ये प्रशासक नहीं चाहता है, और प्रशासक नहीं चाहता है तो नहीं होता है। कई जैसे शासक के ऊपर हो गया प्रशासक। हाँ, ये होने ही नहीं देता है। ये संसद ने पास किया जी, जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन बनेगा। जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अवैधानिक है। जी। अवैधानिक है।
कौन ऊपर हुआ? ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गई, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। अब यहाँ पर एक है, जज को हटा दीजिए, जी जी एक है सुप्रीम कोर्ट, एक है संसद और एक है प्रशासक, जी जी एडमिनिस्ट्रेटर। जी जी नाम ही है उसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। जी जी ये तीन अपनी जगह पर है। अब तीन में जाति को हटा दीजिए, जी इनका वर्ग चरित्र, जिसको कहते हैं क्लास कैरेक्टर, जी जी वर्ग चरित्र। जी अब सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट में जो हुए वो ये मान के चलते हैं कि कोर्ट नहीं सुप्रीम है। इस सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर जो बैठा है वो सुप्रीम है, सुप्रीम है। जी जी शब्द है सुप्रीम कोर्ट, संस्था की सर्वोच्चता, जी 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 और उस संस्था में काम करने वाले व्यक्ति की सर्वोच्चता अलग अलग चीज है, अलग अलग चीज है। जी जी तो जब संस्था की सर्वोच्चता को व्यक्ति अपने में धारण कर लेता है, जी जी वहीं से लोकतंत्र का क्षरण होता है, लोकतंत्र की हत्या है। जी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को संस्था के स्वरूप को अपने अंदर देखना, ये धृतराष्ट्र है। जी 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 धृतराष्ट्र वो संस्था नहीं है, वो व्यक्ति है। व्यक्ति है। हाँ, व्यक्ति समझता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं। जी जी अहम भाव, अहम। जबकि सुप्रीम कोर्ट माने एक व्यवस्था है, जी जी न्यायपालिका एक व्यवस्था है, वो सुप्रीम है, कार्यपालिका एक व्यवस्था है, जी विधायिका एक व्यवस्था है। जी जी तो विधायिका में कमू या बेस, उस पे निष्कर्ष पर भी एक बार, आरक्षण के निष्कर्ष पर आप आ रहे हैं, जवाब आ रहा है, तो जो आरक्षण की जो आपने जो उदाहरण के साथ जो बता रहे हैं ना, वो उदाहरण के साथ एक बार समापन की ओर आइए, क्योंकि मुझे फिर EWS पर भी बात करनी। देखिए, मैं ये कहता हूं कि इसको आपने बोला था ना एक बार, हाँ, जिसकी जितनी भागीदारी। नहीं, मैं ये कहता हूं, अच्छा, आपने जो कहा कि ये तो जितनी पिछड़े और दलित जाति के लोग हैं जी, जहां कहीं भी जी, चाहे वो विधायिका में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे वो कार्यपालिका में हो, तीनों में जी जी जितने पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं या आम नागरिक हैं जी, वो सब दास भाव से ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, मुझे अधिकार दे दो, मुझे अधिकार दे दो, मुझे अधिकार दे दो, मुझे अधिकार दे दो। ये है 70%, 70%। और 30% आदमी कहते हैं एक रोटी ले लो, दो रोटी ले लो, एक रोटी ले लो, दो रोटी ले लो, लेकिन तुमको हम सब कुछ देंगे, लेकिन तुमको हम बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। देते ही नहीं है वो, जो नहीं देंगे। मैं तुमको अपने बराबर में बैठने लायक समझता ही नहीं हूं। तो जहां 30% आदमी देश के 70% आदमी को कहता हो, आप मेरे ख्याल से 30 भी गलत बोल रहे हो, 10-15% लोग हैं। ये 30 में मैं उन पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, सामंती भाव के, सामंती सोच के जो बन गए, जो उस प्रशासक की श्रेणी में चले गए, जी जी, IAS IPS बन के कुर्सी पर बैठ गए, जी जी जी। तो जब IAS IPS बन के कुर्सी पर बैठ गए तो उस समय वो IAS IPS हैं, जी जी। उनके लिए कोई अपनी जात भी जात नहीं है। अपनी जाति के गरीब को भी अपने कार्यालय में जाए और कहे कि हम आपकी जाति के हैं तो बुरा मान जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। वो श्रेष्ठ भाव में जीने लगते हैं, वो उनके सामंत सोच आ जाती है, उनके अंदर जो स्वामी भाव आ जाता है, जी जी। और जब बाकी लोग जो हैं सो दास भाव में है। दास भाव मतलब यह, समझ गए, याचक की भूमिका, याचक कि महिला को 33% आरक्षण दे रहे हैं, ये बहुत क्रांतिकारी काम हो रहा है। हम आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वाला है उसको 10% दे रहे हैं, बड़ा क्रांतिकारी काम है। हम पिछड़ा वर्ग को एक मैं इसी पे पूछ रहा था, जो आपने कहा आर्थिक रूप से पिछड़े को, जब 27% आरक्षण की बात होती है, अदालत जो है फैसला देती है 50% से ऊपर आरक्षण की सीमा रेखा नहीं जाएगी, EWS का सरकार फैसला करती है, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। EWS में आय की सीमा कोई लिमिट नहीं होती है, शायद 8 लाख की लिमिट होती है, 8 लाख की, और OBC से और SC से ज्यादा होती है, उनको गरीब मान करके उनको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन उसमें सारे के सारे स्वर्ण जातियां ही होती है,
पहले से ही जिनकी 80% पदों पर, उच्च पदों पर भर्ती है, उन्हें ईडब्ल्यूएस से एक रास्ता और दे दिया जाता है, ये ऐसा आरोप आता है। मैंने ज्यादा गहराई से स्टडी नहीं की है, आप विस्तार से इसका जवाब देंगे तो लोग समझ जाएंगे। एक बात समझिए, जी जी। मैंने शुरू से जो जाति प्रथा का जब हम विश्लेषण डॉक्टर लोहिया ने किया है, तो एक है जो पेट का गरीब है, जी जी, भूखा है, और मन का सामंत है। जी जी, जैसे गरीब ब्राह्मण है, जी जी, पेट से भूखा है, जी जी, लेकिन मन से श्रेष्ठ है, जी जी, कि हम और लोगों के बनिस्पत श्रेष्ठ हैं। जी जी, हम पिछड़े और दलित समाज में जो लोग हैं, संपन्न और समृद्ध हैं, कुछ भी हो, उनसे श्रेष्ठ है, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। तो ये जो ऊंची जाति के अंदर लोगों के, गरीब के अंदर जो ये भाव है, जी, जन्म की श्रेष्ठता का भाव, जी, और ये गरीबी है, तो गरीबी तो मिट जाएगी दौलत से, पेट की भूख मिट जाएगी रोटी खिलाने से। जी जी, लेकिन मन की भूख कैसे मिटेगी? मन की भूख तो मिटेगी सम्मान पाने से, जी, सम्मान पाने से। तो लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग सरकार की दृष्टि पर, शासक लोग सोचते हैं, जी जी, कि इनको खाने के लिए दो ना, 5 किलो अनाज दे दो, रोटी लो, गैस ले लो, 6,000 रुपया ले लो, लेकिन लेकिन हमारे बराबरी में बैठने की बात मत करो। यही तो है सबसे बड़ी पीड़ा। और हमारी जो कुर्सी है, बराबरी में भी बैठने देंगे, लेकिन जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, अध्यक्षता वाली कुर्सी पर, उस कुर्सी पर मेरे ही वंश के जन्म के आधार पर मेरे ही वंश के लोगों का अधिकार है, इस पर दूसरे को नहीं बैठने देंगे। इसमें हम एक सवाल और आपसे करेंगे, इसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। विषय ये है कि आबादी, मैंने कई बार भी सवाल किया, आबादी 85%, ओबीसी एससी 15% आबादी से भीख मांगने की भूमिका में है। संविधान ने सबको बराबरी का वोट का अधिकार दिया है। वोट की चोट से ये संगठन सारे के सारे किसी न किसी के पिछलग्गू तो बने हुए हैं ना। ये 85% आबादी अपने हक क्यों नहीं ले पाई, याचक की भूमिका में क्यों है? कम शब्दों में हुक्मदेव नारायण यादव का जवाब चाहिए। अब ये 85% जिसको कहते हैं, तो क्या विधायिका में, विधानसभा में या संसद में? सबसे पहले ये 85% है क्या इनका प्रतिनिधित्व? नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं? कि 2 कारण हैं जी। एक तो जाति के जो संगठन वाले हैं, जाति के आधार पर, जी जी, चाहे किसी जात का हो, जी जी, लेकिन हर जात वाले जाति के संगठन पर अपना महंत बने हुए हैं। जैसे ये सांप्रदायिक और धार्मिक महंत होते हैं, पैर पुजाने वाले, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे बने हुए हैं। तो वो अपनी जाति के गरीबों को नशा पिला करके अपना दास बना के रखे हुए हैं कि मैं बनूंगा, तुम सब बन जाओगे, मेरी इज्जत बचेगी, तुम सबको इज्जत मिल जाएगी। और वो बनाते अपनी अपनी है। अब बनाते सब अपनी अपनी है, बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 है ना। तो इस मामले में जो अनुसूचित जाति के नेता हैं या अति पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के नेता हैं हिंदुस्तान भर में, जी जी, वो नेता बनने के बाद ऊंची जातियों के बनिस्पत वो अपनी ही जाति और पिछड़े और दलित समाज के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। उनको आगे लाते नहीं हैं, क्योंकि वो तो बन जाते हैं अपने वंशवादी जी, कि मैं बना, तुम सब जिंदाबाद हो गए, मैं यादव हूं, मैं बन गया ना, तुम सब यादव खुशी मनाओ कि मैं बन गया, मैं पासवान हूं, खुशी मनाओ मेरी जाति के लोग कि हम बन गए, मेरी आरती उतारो, मेरी आरती उतारोगे, माला पहनाओगे, मंच पर मेरा जसोगान करोगे, मैं भले ही 25-30 साल की उम्र का हूं, लेकिन मैं अपनी ही जाति के 80-90 बरस के लोगों से पैर छुलावेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है, जाति से खतरनाक ब्राह्मणवाद, ये ब्राह्मणवाद है।
डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ब्राह्मणवाद एक बाद है, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अधिनायकवाद बाद है, उसी तरह ब्राह्मणवाद भी एक बाद है। ब्राह्मणवाद का मतलब जो अपने अंदर जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर अपने में श्रेष्ठता का भाव रखे, चाहे अनपढ़ हो चाहे गंवार कुछ भी हो, और बाकी अपने ही जाति के अंदर विद्वान हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, गुणवान हो, उसको अपनी बराबरी का न समझे। और दुर्भाग्य है कि उस जाति के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं, विद्वान है, विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है, वो भी अपनी ही जाति के ऐसे लोगों के आगे सिर झुकाने में शर्म नहीं करते हैं, शर्म नहीं करते हैं। मैं देखा हूं अपने आंख से, मैं अपने आप से देखा हूं, तो मैं कई जगह बोला हूं, एमएलए एमपी बनना आसान है, लेकिन एक डॉक्टर और इंजीनियर बनना आसान नहीं है। नहीं है। एक सड़क पर का पागल आदमी भी एमएलए एमपी बन सकता है, अवसर मिल जाए और पार्टी वाले उसको महान बना दे। लेकिन एक इंजीनियर बना रखा है, हम नाम नहीं ले रहे, आपके बिहार में कई उदाहरण हैं। बिहार नहीं, समूचे देश में है, समूचे देश में है। लेकिन एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक भाषा विशेषज्ञ या एक सफल टेक्नोक्रेट, उसको बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए परिश्रम चाहिए, पसीना चाहिए और प्रतिभा चाहिए। परिश्रम पसीना के साथ साथ प्रतिभा चाहिए। तो जब तक ये प्रतिभाशाली लोग धन के कारण हो या जन्म के कारण हो या जाति के कारण हो या लोभ के कारण हो या भय के कारण हो, जब तक ये प्रतिभाशाली लोग दास भाव से मुक्त नहीं होंगे, दास भाव से मुक्त होकर के, और ऐसे जो अयोग्य लोगों की चरण पादुका सर पर रखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक भारत का स्वस्थ भारत और सबल भारत नहीं बन सकेगा। हम अब समापन की ओर बढ़ेंगे। आपसे गागर में सागर चाहेंगे अंतिम सवाल के रूप में, ईडब्ल्यूएस पर सटीक टिप्पणी, ये फैसला सही है सरकारों का? ईडब्ल्यूएस के आड़ में स्वर्णों को और अधिक भागीदारी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? दूसरा, ओबीसी एससी के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है, उनकी आबादी के अनुरूप उन्हें हक और अधिकार मिल जाए? गागर में सागर। देखिए, जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? ऊंची जाति के जो गरीब हैं जी, कर्पूरी ठाकुर के जो 27% 26% आरक्षण बिहार में था जी, उसमें भी 3% कर्पूरी ठाकुर ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर के लिए दिया था। ठीक है। आर्थिक 3% समग्र महिला के लिए, उसको जाति नहीं, महिला समग्र, जी, वैज्ञानिक तौर पर दिया था जी। और जो सबसे कमजोर पिछड़ा है उसको 12%, जो यादव कोयरी कुर्मी ये ताकतवर पिछड़ा है उसको 8%। जी। सबसे कमजोर को सबसे ज्यादा जी, भोजन, जो सबसे नीचे कमजोर है उसको पत्ता पर 12 पूरी देंगे। जी, जो उससे थोड़ा सबल पिछड़ा है उसके पत्ता पर 8 पूरी देंगे। ठीक है। आज जो समाज के अंदर महिला हैं उन सभी महिलाओं के पत्ता पर 3 पूरी देंगे। और आर्थिक दृष्टिकोण से जो गरीब हैं, ऊंची जाति के लोग, उनको भी पत्ता पर 3 पूरी देंगे। और ये उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बांटा था। आज तक इस फार्मूला को हिंदुस्तान में केंद्र से लेकर राज्य तक कहीं नहीं है ये फार्मूला, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर सबसे निर्धन निर्मल नाई का बेटा था। उसका अपना कोई कास्ट इंटरेस्ट नहीं था और खुद सामंतवादी नहीं था। कुछ थोड़ा बहुत नहीं, हृदय से, मैं तो कहूंगा हृदय से। ये तन वो तन एक है, एक मन दुई गात, अपने मन से पूछ ले मेरे मन की बात। तो उसी तरह नरेंद्र मोदी के हृदय के अंदर, मन के अंदर भी एक समता समाज की आग है, करना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी कर नहीं पा सकते हैं, चूंकि डॉक्टर लोहिया इतने थे, तो डॉक्टर लोहिया का जमात भी वैसी ही था। जैसे डॉक्टर लोहिया की नीति थी, उस नीति के अनुसार ही डॉक्टर लोहिया के जमात में थे। मतलब मोदी की राह में भी कोई रुकावट है?
तो जो डॉक्टर लोहिया राजनारायण भूमिहार थे, जमींदार के बेटा थे, लेकिन वो भी कहते थे डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। वो भी नारा लगाते थे। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी भाषा ऊंची जात, ऊंच जात का क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोट जात का क्या पहचान, करे मेहनत पावे अपमान। ये नारा राजनारायण राजवंश के, ऊंची जाति के राजवंश में जन्म लेने वाला भी लगाता था। जनेश्वर मिश्र एक ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण और ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश में नारा लगाते थे। बिहार में कपिल देव सिंह भूमिहार, रामानंद तिवारी ब्राह्मण, सभापति सिंह राजपूत, सच्चिदानंद सिंह राजपूत, ऐसे राजपूत भूमिहार ब्राह्मण भी डॉक्टर लोहिया के इस नारा को मंच पर लगाते थे। और सामाजिक समानता की, अपने साथी, ताकि सामाजिक समानता आए। अपने साथी में से जी जी, पिछड़े वर्ग के हो या दलित समाज के हो, खोज करके उनको लाके मंच पर खड़ा करके भाषण करवाते थे, जिससे कि इसकी पहचान बने और ये नेतृत्व दे सके। ये डॉक्टर लोहिया का था। उनके भीतर ये भाव था, उनके संगठन का स्वरूप ऐसा था। जी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो समाजवादी संगठन नहीं है महेश जी। जी जी, समाज लोग नरेंद्र मोदी की दृष्टि में गांधी, लोहिया, दीनदयाल, अंबेडकर, जी जी, ये चारों हैं नरेंद्र मोदी की नजर में श्रद्धेय और है भी। ये चारों के अपने भी विचार प्रतीक हैं। नरेंद्र मोदी इन चारों के विचार के आधार पर भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर जिसको कहते हैं समता समाज बनाने का जो दृष्टि है, उसके करने का अपने तौर पर पूर्ण प्रयास करते हैं। चलिए, लेकिन जब तक लेनिन ने कहा था कम्युनिस्टों को, जैसा तुम समाज बनाना चाहते हो पहले अपने संगठन के स्वरूप को ऐसा खड़ा करो। जी जी। संगठन, तुम्हारा संगठन देखने से लोगों को लगे कि वो ये ऐसा ही राज आएगा तो ऐसा ही बनेगा। जी जी। उसी तरह जब तक किसी भी दल के संगठन का स्वरूप उस स्वरूप में पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, 85% महिला के, आप आबादी के अनुरूप शब्द बोल सकते हो। बोल सकते हैं। जितनी आबादी जिस समाज की उतनी भागीदारी हो जाए हर राजनीतिक दल के संगठन में जी। और ये वैसे नहीं हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिख दिया जाए कि हर राजनीतिक दल के संगठन में ये ऐसा होना अनिवार्य है। और दूसरा, हर राजनीतिक दल टिकट बांटते समय इस आदर्श को मानेगा। अपने आप ही एक दिन में क्रांति आ जाएगी। एक दिन में भारत का स्वरूप बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सामंती चरित्र वाले संगठन से हम समता समाज की बात नहीं कर सकते। जन्म के आधार पर अहंकार रखने वाले लोगों से हम समता समाज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में सब बराबर है। लोकतंत्र में सब बराबर है। अपराध जो आईपीसी, सीआरपीसी बदल गया जी, नाम दूसरा हो गया, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता। जो उस समय डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अंग्रेजी राज का कानून है, इसको जल्दी हटाओ, अपना भारतीय कानून बनाओ। जी जी। तो अमित शाह जी ने बनाया, उनको हृदय से धन्यवाद कि डॉक्टर लोहिया के सपना को पूरा किया। जी जी। लेकिन उस दंड विधान है, चाहे कोई विधान है जी जी, वो सब पर समान लागू है जी, लागू है ना। अपने प्रसंग को खत्म कर रहा हूं। आदमी के विशेषता का अहंकार जी जी। उसी आईपीसी में एक एक्ट था कि समलैंगिकता को अपराध माना गया था अंग्रेजी राज के समय से जी जी। सुप्रीम कोर्ट में कोई जज आया, उसने कहा कि नहीं, समलैंगिकता अपराध नहीं है, इसको इस कानून में से हटा दिया जाए जी जी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के किसी पागल आदमी के फैसला के कारण जी जी संसद ने उसको मान लिया, उसी दिन भारत का पतन हो गया। क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है जी जी। कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं, यह देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है जी जी। सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार को निर्देश नहीं देना है कि सरकार ऐसा करे जी जी। सरकार कुछ कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि सरकार ऐसा कर रही है, उसमें कमी है, इसको दूर करे जी जी, दूर करे जी। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को हटाया और जिस दिन एक समलैंगिक को
जी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए चंद्रचूड़ ने एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। जी अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते जी जी तो वो समलैंगिक विदेशी विदेशी से संबंध रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाता। जी जरा गौर करिए जी कहां कहां तक है लड़ाई, गहरी लड़ाई, जी गहरी लड़ाई। संविधान में नहीं है लिखा हुआ कॉलेजियम सिस्टम, संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कंसल्टेशन से, जी जी कंसल्टेशन से, राय मशविरा से, और इन्होंने कॉलेजियम सिस्टम बनाया। इन्होंने कहा कंसल्ट का मतलब होता है कंसेंट, जी 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 अपने से जी है नहीं संविधान में। जी जी और उसके लिए कहा कि कॉलेजियम, कहा शब्द है कि सुप्रीम कोर्ट के सहमति से, इनमें भी अधिकांश एक ही जात वाले हैं, वही हैं। अब आइए जब जिस समय इनमें भी स्वर्ण जातियां हैं ज्यादा। हाँ, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय 8 की 9 जज थे। जी सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, जी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट माने चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे कोई जज हो। आज सुप्रीम कोर्ट में 35 की 36 जज हैं। जी जी तो जब सुप्रीम कोर्ट का सवाल होगा तो मेजॉरिटी ऑफ 36 जज, जी जी नहीं कि तुम्हारे द्वारा नॉमिनेटेड 5 जज। जी 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 तुमको नॉमिनेट देने का पावर कहाँ है बताओ संविधान में? जी 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 लेकिन जबरदस्ती बना लिया। ये है संस्थागत। जैसे जन्म के आधार पर ब्राह्मणों के अंदर कुछ ब्राह्मणों के मन में है कि जन्म के कारण ही मैं श्रेष्ठ हूं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट का ये अहंकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट के हैं, इसीलिए हमारा विशेषाधिकार है कि हम जो कहेंगे सो ही कानून है। जैसे नेपाल के राजा को था मुखेर कानून 6 राजा महाराजा का। ये जो महेश जी एक जगह नहीं है। ये लोकतंत्र के चरित्र में जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों के खिलाफ लड़ना इस देश में कोई आसान नहीं है। जी जी लेकिन आसान है जब सभी सीमाओं को तोड़ दे, सभी सीमाओं को। जी जी और ये पिछड़े और दलित समाज के लोग और साथ साथ ऊंची जाति के वो गरीब, जिनको 10% है वो गरीब। जी तो डॉक्टर लोहिया कहते थे ऊंची जाति के गरीब जिस दिन अपने जाति के संपन्न लोगों से रिश्ता तोड़ लेगा, उसी दिन भारत में ऊंची जाति के युवा वर्ग क्रांति करेगा। वो अपने को माने ना कि हम निर्धन हैं, जी जी तो निर्धन है, लेकिन कहते नहीं हम ब्राह्मण हैं, अहम है, अहम ब्राह्मण है। जिस दिन ऊंची जाति के ये निर्धन निर्बल गरीब है, नौजवान बेकार, जिस दिन वो अपने अंदर से ये जाति के जन्म के श्रेष्ठता के भाव को खत्म करेंगे और निर्णय लेंगे कि हमको भारत में समता समाज बना करके एक भारत श्रेष्ठ भारत विश्व गुरु भारत बनाना है और संकल्प लेके मैदान में निकल उस दिन बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए उस दिन हिंदुस्तान में जो क्रांति होगी। चलिए ठीक है। प्यारे दोस्तों, आपने हुक्मदेव नारायण यादव को सुना। आरक्षण को लेकर के एग्जाम्पल के साथ, सीधा सीधा निष्कर्ष नहीं दिया, उदाहरण के साथ आपको समझना है क्या कहना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, आप भी आसान शब्दों में समझ जाएंगे। 85% आबादी इसलिए वंचित है क्योंकि कुछ लोग दाता की भूमिका में हैं। राजनीतिक दलों को किसने रोक रखा है 33% की बजाय 50% महिलाओं को टिकट देने से? किसी ने नहीं रोका है। जिस दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जिस दिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे दल, मैं तो 2-3 नाम ले रहा हूं, फैसला करेंगे कि हमको 50% महिलाएं उतारनी है, 85% टिकटें ओबीसी एससी को देनी है, उस दिन किस कानून की जरूरत पड़ेगी? किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली बात यह है, नीयत नहीं है। साफ शब्दों में इन्होंने बताया है। थोड़ा थोड़ा अपनी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं का बचाव किया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के प्रति इनका भी श्रेष्ठ भाव प्रदर्शित होता है। थोड़ी सी आलोचना हम इनकी इसलिए कर रहे हैं, बड़ी साफ गोई से दोनों को बचा रहे हैं कि उनकी नीयत में है। भला नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहें 85% आरक्षण देना, ओबीसी एससी को उनका हक देना, उन्हें कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। आईएएस भी तब तक आईएएस है, तब तक पावरफुल है, जब तक सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों का आशीर्वाद वरदहस्त उनके साथ है। समाज में समरसता लानी है तो निश्चित रूप से 85% आबादी को 85% हक देने होंगे, 85% हिस्सेदारी देनी होगी। तभी जाकर के सामाजिक समरसता आएगी, तभी जाकर के कुछ लोगों के मन से श्रेष्ठता का भाव हटेगा,
तभी जो संविधान में दिया है समानता का अधिकार सबको मिल पाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये डिस्कशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आप हमसे असहमत हैं तो भी आपका स्वागत है, आप हमसे सहमत हैं तब भी आपका स्वागत है। हमें इंतजार रहेगा आपकी राय का। नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अंत में आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर दुनिया भर के सभी चिकित्सकों का मैं आज डॉक्टर्स डे है। अभिनंदन करता हूँ, जी, उनको शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन फीस भी कम ले, वो उनके मन में ईश्वर सेवा का भाव दे, जी जी, पैसे से मोह कम कर दे। ठीक, धन्यवाद।